उपन्यास माय फर्स्ट मर्डर केस का 28वां भाग। लेखक जयदेव चावरिया, आवाज शौभिक पालित। साक्षी कार में बेहोश पड़ी थी। कार के नजदीक पहुंचकर नकाबपोश के होठों पर जहरीली मुस्कान थी, क्योंकि साक्षी आंखों के सामने थी, बेबस व लाचार पड़ी थी। फिर वो कुछ कहने लगा। बेचैनियां मेरी बढ़ाकर होते हो क्यों नजर से दूर? शाम हो गई, अब तो आजा, क्यों तड़पाते हो इस कदर? नकाबपोश जोर जोर से हंसने लगा, जैसे उसे कोई कुबेर का खजाना मिल गया हो। पूरे वातावरण में बस उसी की हंसी गूंज रही थी। उसने साक्षी को कार से बाहर निकाला और नीचे जमीन पर लिटा दिया। तेरी मां न सही, तुझे तो तेरे बाप के पास भेज दूं। नकाबपोश ने चाकू ऊपर हवा में उठाया और साक्षी पर वार करने ही वाला था कि एक गोली सीधे उसके हाथ में लगी और चाकू हाथ से छिटककर नीचे जमीन पर गिर गया। उसके हाथ से खून निकलने लगा। दर्द में तड़पते हुए नकाबपोश ने देखा कि गोली किसने चलाई तो देखता रह गया, क्योंकि गोली चलाने वाला कोई और नहीं बल्कि जयदेव था। जयदेव आगे बढ़ते हुए बोला, तुमने क्या सोचा कि मैं इतनी आसानी से मर जाऊंगा? जब इंस्पेक्टर डबलीच जैसा व्यक्ति मुझे नहीं मार सका तो तुम किस खेत की मूली हो? तभी पुलिस जीप के सायरन बजने की आवाज आने लगी। लो, अब तो तुम्हारे ससुराल वाले भी आ गए। अब तुम्हारे पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। सायरन की आवाज से घर के सभी सदस्य व नौकर लॉन में आ गए थे। इंस्पेक्टर राहुल ने नकाबपोश को पकड़ लिया। ऐसा नहीं है कि नकाबपोश ने भागने की कोशिश नहीं की, पर इतने सारे लोगों के बीच वो कामयाब नहीं हो सका। इंस्पेक्टर राहुल बोला, मैंने तो सोचा था कि अशोक नंदा मर्डर केस हल हो गया, पर अब लग रहा है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ। आखिर ये सब क्या चक्कर है जयदेव? जयदेव मुस्कुराते हुए बोला, वैसे मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ये जानने की बहुत उत्सुकता होगी कि ये नकाबपोश कौन है और ये क्यों मोहिनी जी को मारने आया था। तो सब लोग अपना अपना दिल थाम लो, क्योंकि आप सब लोगों को 440 वॉट का झटका लगने वाला है। मोहिनी बोली, जयदेव बेटा क्यों सस्पेंस बना रहे हो? हम सब पहले ही बहुत बेचैन हो रहे हैं ये जानने के लिए कि इस नकाब के पीछे आखिर कौन है। तभी साक्षी बोली, मम्मी जी आप अपने कमरे में नहीं थी तो फिर कहाँ थी? साक्षी बेटा मैं सर्वेंट्स क्वार्टर में सो रही थी। गोली और पुलिस सायरन की आवाज से मेरे व सारे सर्वेंट्स की आंखें खुल गई। जयदेव ने कहा था कि आंटी जी आप सर्वेंट्स क्वार्टर में सो जाना। मैंने पूछा तो उसने कहा कि आपकी जान को खतरा है, तो मैं बोली बेटा हम पुलिस को बुला लेते हैं। फिर जयदेव ने कहा कि पुलिस आपकी कब तक हिफाजत कर पाएगी, इसलिए अच्छा यही होगा कि आप एक रात सर्वेंट्स क्वार्टर में सो जाएं। आपको मारने जब वो व्यक्ति आएगा तो मैं उसे पकड़ लूंगा। सभी व्यक्ति खड़े मोहिनी की बात सुन रहे थे। हर किसी के होठों पर बस जयदेव की तारीफ थी। सब लोग आपस में बात कर रहे थे। घर के सभी सदस्य लॉन में मौजूद थे, बस रॉकी व विनय को छोड़कर। उनका कोई अता पता नहीं था कि वो दोनों कहाँ हैं। तभी इंस्पेक्टर अमन बोला, मैं तो समझा था कि सिसोदिया के गिरफ्तार होने के बाद अशोक नंदा मर्डर केस खत्म हो गया था, पर मैं गलत सोच रहा था। बिल्कुल सही कहा आपने इंस्पेक्टर अमन, जयदेव बोला। सिसोदिया अपने आप को बहुत बड़ा खिलाड़ी समझ रहा था, पर वो सिर्फ मोहरा था, इसलिए असली खिलाड़ी तो ये नकाबपोश है। जयदेव ने नकाबपोश के चेहरे से नकाब हटाया तो सब लोगों के पैरों से मानो जमीन निकल गई हो। सब लोग नकाबपोश को ऐसे देख रहे थे मानो जैसे उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा हो कि जो वो देख रहे हैं क्या वो सच है। वो नकाबपोश कोई और नहीं बल्कि घनश्याम था। यहाँ मौजूद हर व्यक्ति ये जानना चाहता था कि आखिर क्यों घनश्याम मोहिनी को मारना चाहता था। ये सब तो मेरा ही किया धरा था वकील बाबू। आप सोचते हैं कि आप ही चाल चल सकते हैं, बाकी सब व्यक्ति अनाड़ी हैं, जैसे कि मोहिनी जी ने अभी बताया है। इंस्पेक्टर राहुल सोचते हुए बोला, यानी कि घनश्याम ने सिसोदिया को टारगेट किया, पर उन्होंने ऐसा क्यों किया? इन दोनों को इतना लंबा खेल खेलने की आखिर जरूरत क्या थी? अगर ये चाहते तो अशोक नंदा को वैसे भी मार सकते थे, पर उन्होंने सिसोदिया के हाथों खून क्यों करवाया? मेरे दिमाग में यही सवाल घूम रहा है। इस बात का जवाब हम देंगे इंस्पेक्टर राहुल। हमारे वकील बाबू ने बहुत लंबी चाल चली। हमारे वकील बाबू ने सबसे पहले एक खतरनाक स्कीम बनाई। सिसोदिया के दिमाग में ये बात बिठा दी कि अशोक नंदा ने उसके परिवार को खत्म किया। ऐसा कुछ भी नहीं था, बल्कि सिसोदिया के माता पिता की मृत्यु एक दुर्घटना में हुई थी। सिसोदिया की बुआ से झूठ बोलने के लिए वकील बाबू ने ही कहा था
क्योंकि जब सिसोदिया के माता पिता की मृत्यु कार दुर्घटना में हुई थी उस समय सिसोदिया की उम्र 2 साल की थी। वकील बाबू ने सिसोदिया की बुआ अनीता से यह कह दिया कि अगर उसने सिसोदिया से ये सब नहीं कहा तो मैं उसके दोनों बच्चों को जान से मार दूंगा। मजबूरी में उसे वकील बाबू की बात माननी पड़ी और फिर शुरू हुआ खूनी खेल। सिसोदिया ने ललिता को फंसाया। उसके बाद ललिता ने सबसे पहले रॉकी की फ्रेंड जूली को अपने फेवर में लिया, वो भी ललिता बनकर नहीं बल्कि पूर्वी बनकर। पहले जूली की जान बचाने का नाटक किया, फिर उसे ऐसी कहानी सुनाई जिससे जूली भावना में बह गई और ललिता की मदद करने लगी। रॉकी को फंसाने के लिए जूली का इस्तेमाल किया गया। उसके बाद अशोक नंदा का कत्ल सिसोदिया ने बड़ी खूबसूरती के साथ किया। विनय की सेफ में बैग रखा ताकि पुलिस का सीधा शक न जाए कि रॉकी को फंसाया जा रहा है। ये सारे काम ललिता ने ही किए थे क्योंकि वो घर में कहीं भी आ जा सकती थी और फिर वही हुआ जो सिसोदिया ने सोचा था। रॉकी को अशोक नंदा के कत्ल के इल्जाम में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था कि बीच में साक्षी ने अपनी टांग अड़ा ली, मुझे ये केस सौंपकर। फिर इन्होंने मुझे भी रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश की, बस कामयाब ना हो सके। फिर सिसोदिया ने जूली का खून कर दिया ताकि जूली के खून के इल्जाम में मुझे फंसा सके। उसके बाद क्या क्या हुआ आप सब लोगों को पता ही है। मोहिनी चीखी, आखिर तुमने मेरा घर बर्बाद क्यों किया? बोलो, बोलते क्यों नहीं? मेरे पति ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्यों ऐसे किया? बोलो। फिर मोहिनी रोने लगी। घनश्याम के होठों पर एक अत्यंत कुटिल मुस्कान थी। अगर मैं चाहता तो अशोक नंदा को कब का मार चुका होता, पर जो मजा अब आया है उसकी तो बात ही अलग है। तुम्हें पता चला जब कोई अपना इस दुनिया में अकेला छोड़कर चला जाता है तो कैसा दर्द होता है। व्यक्ति को अकेलापन काटने को दौड़ता है, तन्हाई जीने नहीं देती। घनश्याम की आंखों में आंसू थे। मैंने अपना सब कुछ खो दिया, मुझे बहुत अफसोस है, जयदेव बोला। वकील बाबू, किस्मत की मार के एक आप ही शिकार नहीं बने, मैं भी बना हूं। मुझे पता है कि अकेले रहना और तन्हा जीना कितना मुश्किल होता है। मोहिनी एकदम से बोली, बेटा जयदेव, मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मेरे पति ने घनश्याम के साथ ऐसा क्या किया था जिसकी वजह से इतना कुछ किया? जयदेव ने बोलना शुरू किया। आज से करीब 1 साल पहले दीपक और उसकी पत्नी अपनी एक फ्रेंड की शादी अटेंड करने आ रहे थे कि अचानक इनकी कार अभय सिंह चौक पर खराब हो गई। दीपक ने अपने भाई घनश्याम के पास फोन मिलाया और अभय सिंह चौक पर आने के लिए कहा। दीपक कार देखने लगा, शायद ठीक हो जाए। दीपक की पत्नी ईशा सड़क पर खड़ी होकर किसी कार का इंतजार करने लगी। एक कार सड़क पर हवा से बातें करती हुई सड़क पर दौड़ रही थी। ईशा ने कार को रुकने का इशारा किया, पर कार की रफ्तार काफी तेज थी। ड्राइवर ने कार रोकने की भरपूर कोशिश की। कार का बैलेंस बिगड़ा और ईशा कार की चपेट में आ गई। ईशा की एक दर्दनाक चीख वातावरण में गूंजी। दीपक कार की तरफ भागा। ड्राइवर ने कार वापस मोड़ी और दीपक पर भी चढ़ा दी और ड्राइवर ने कार को आगे भगा दिया। तभी घनश्याम अपनी कार लेकर अभय सिंह चौक पहुंचा तो देखा कि उसके भाई भाभी नीचे सड़क पर खूनम खान पड़े हैं। घनश्याम कभी अपने भाई के शरीर को हिलाता तो कभी अपनी भाभी को हिलाता। दोनों में से कोई नहीं उठा। फिर घनश्याम रोने लगा। उसके बाद उसे याद आया कि अभी थोड़ी देर पहले एक कार तेज रफ्तार से अपने करीब से जाती हुई देखी थी। घनश्याम की समझ में सब आ गया। फिर घनश्याम कार नंबर याद करने की कोशिश करने लगा। फिर अगले दिन घनश्याम को पता चला कि कार का मालिक अशोक नंदा था, जिसका राजनगर में काफी नाम था। उसके बाद घनश्याम ने फैसला किया कि वो अपने भाई भाभी के खून का बदला लेगा। फिर घनश्याम अशोक नंदा के परिवार के इतने करीब आ गया कि वो उनके घर कभी भी आ जा सके।